Hello everyone. Today we are going to discuss the most important case study of Royal British Bank versus Turquoise. And this was long back 1856 केस स्टडी. लास्ट वीडियो में हमने एशबरी वाला केस किया था जिसमें कि हमने एशबरी के केस के पूरे फैक्ट्स, उसका कंक्लूजन और हमने उसके साथ ही उसका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था. क्योंकि हमने उसमें ये सीखा था कि जो एशबरी वाला केस है उसमें क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था उससे. एंड उसी के साथ ही आज हम करने वाले हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड वाला केस, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाला जो केस है ये इस्टेब्लिश हुआ था. और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसको हम पॉजिटिव डॉक्ट्रिन क्यों बोलते हैं इस वीडियो में, हालांकि मैं आपको दोबारा से बताऊंगी. जो हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस है इसमें हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मैं आपको डॉक्ट्रिन्स के बारे में दोबारा से बोल देती हूँ कि हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी करा था कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था वो क्या बोलता है, that any outsider before dealing with the company is presumed to have read the two most important documents. and वो दो most important documents कौन से होते हैं guys? वो होता है MOA and AOA, Memorandum of Association and Articles of Association. He is presumed to have read the two most important documents ताकि उसको पूरी knowledge हो जाए, ठीक है, and not only read them, understood them properly. एंड इसके अलावा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, दैट येस दिस इज ट्रू दैट आउटसाइडर इज रिक्वायर्ड टू रेड द MOA एंड AOA, राइट, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट आउटसाइडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स. आउटसाइडर को, जो हमारा आउटसाइडर है, येस ही इज रिक्वायर्ड टू रेड द MOA एंड AOA ताकि उसको कंपनी के बारे में नॉलेज हो जाए. जो भी कंपनी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको पता चल जाए ना. ही शुड बी अवेयर. बट उसी के साथ ही हमें ये भी पता है कि आउटसाइडर को इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट. सो हमने ये सीखा था दैट एज फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी आर कंसर्न्ड, आउटसाइडर तो यही सोचेगा ना, आउटसाइडर कैन प्रिज्यूम दैट ऑल इज वेल, कि एवरीथिंग इज बीइंग डन प्रॉपरली, कोई भी फोर्जरी नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ पड़ा, ठीक है. तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट. तो अभी ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे इस केस में लगा, इस केस स्टडी में लगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाली केस स्टडी में. अगर मैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड केस की बात करूँ तो जो ये टर्क्वांड है, मिस्टर टर्क्वांड जो है ना, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर था. ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, जिस कंपनी का फिर इस बैंक के साथ केस चला था, राइट. सो ये एक ऑफिशियल लिक्विडेटर था मिस्टर टर्क्वांड. अभी इस केस के फैक्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने अपने डायरेक्टर को अप्रूवल दी थी. कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को अप्रूवल दी हुई थी. अप्रूवल किसके रिगार्डिंग, दैट वो फंड्स को रेज कर सकते हैं थ्रू दी बॉन्ड्स, राइट. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को अप्रूवल दे दी थी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, दैट वो फंड्स को रेज कर सकते हैं थ्रू दी बॉन्ड्स. लेकिन कंपनी ने कोई भी अमाउंट को स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ था दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट वो फंड्स को रेज कर सकते हैं, दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन रेज द फंड्स थ्रू बॉन्ड्स, राइट. तो अभी क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने अगर फंड्स को रेज करना था, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था ना उनको. रेजोल्यूशन पास जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, मालिक लोगों की परमिशन लेने के लिए, लेकिन डायरेक्टर्स लोगों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है. डायरेक्टर्स लोगों ने क्या किया, उन्होंने ना 2000 पाउंड्स का बॉन्ड इशू कर दिए. 2000 पाउंड्स के बॉन्ड इशू कर दिए उन्होंने आउटसाइडर्स को. और वो आउटसाइडर कौन था, वो आउटसाइडर था रॉयल ब्रिटिश बैंक, ठीक है. डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने 2000 पाउंड के बॉन्ड इशू कर दिए इस बैंक को, और इस बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया,
ठीक है ना। तो उन्होंने एक तरह से लोन लेकर अपनी कंपनी में क्या कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, राइट। उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया अपने लोन को। तो अभी जब रिकवरी का टाइम आया है ना, तो बैंक ने क्लेम किया अपना लोन इस कंपनी से, बैंक ने क्लेम किया अपना लोन इस कंपनी से, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि जो लोन है वो डायरेक्टर्स ने बियॉन्ड द लिमिट लिया है। इतनी लिमिट तो हमने बोली भी नहीं थी, हमने तो कोई लिमिट ही नहीं स्पेसिफाई की हुई थी, और वो जो लोन है ना डायरेक्टर्स ने बियॉन्ड द लिमिट लिया है, ठीक है ना। तो हम जो है अमाउंट नहीं लेंगे। तो ये गाइस जो ये वाला केस था ना, ये गया कोर्ट में। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने बोला कि जो बैंक है बैंक कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रिज्यूम दैट जो है कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स जो हैं उनको ये अमाउंट स्पेसिफाई नहीं थी, बिना रेजोल्यूशन पास करवाए शेयर होल्डर्स से उन्होंने लोन ले लिया। बैंक को थोड़ी पता है, अगर बैंक ने डायरेक्टर से पूछा भी होगा लोन देते वक्त क्या आपने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, विद इन द लिमिट है, तो डायरेक्टर्स झूठ बोले कि हाँ रेजोल्यूशन पास है। ये तो कंपनी से एंड में पता लग रहा है ना कि हाँ रेजोल्यूशन कोई पास ही नहीं था, बियॉन्ड द लिमिट जो है इन्होंने बॉन्ड्स को इश्यू कर आपसे जो है 2000 पाउंड ले ले, ठीक है। तो अभी कोर्ट ने हेल्ड किया दैट जो बैंक है वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, बैंक की तो कोई गलती नहीं है, बैंक को तो कुछ पता ही नहीं था, बैंक वाज अनअवेयर अबाउट ऑल दिस। तो अभी कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि बैंक तो बिल्कुल बेगुनाह है, और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको पीछे बता दिया, और आप इसको अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरलिंक भी कर सकते हो। एंड देन कंपनी को बैंक को उसके पैसे चुकाने पड़े। इस केस में कंपनी ने फिर बैंक को उसके पैसे चुकाए थे इस केस में, राइट। सो गाइज ये था हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टेलकुआंट वाला केस स्टडी। अभी मैं आपको इसके साथ बात करती हूँ जो हमारा इस केस स्टडी में डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी जब ये वाला केस हुआ ना रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला, इस केस के बाद बहुत सारे लोगों ने ना इस केस का सहारा लेना शुरू कर दिया। रॉयल ब्रिटिश बैंक केस के बाद बहुत सारे लोगों ने इस केस का सहारा लेना शुरू कर दिया कि यस कंपनी इज लायबल टू पे, हम तो आउटसाइडर अनअवेयर थे। तो इसी के साथ इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी आ गई। सो एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की हम बात करें तो 5 तरह की एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस। थर्ड वन, अगर हमने पीछे पढ़ा था, पीछे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है उसका एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट। एंड इसी के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की क्या है, 5 एक्सेप्शंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है DIM, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं DIM का एक्सेप्शन है DCN। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है DCN, फॉर्जरी एंड एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अपरेंट अथॉरिटी। अभी हम एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की इन 5 एक्सेप्शंस के इन पहली 2 और इन लास्ट 2 के एक एक केस लॉ हैं, ठीक है। तो हम पहले 2 एक्सेप्शंस के केस लॉ की बात करते हैं, विच इज़ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, कि पता था कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें पूरी नॉलेज थी इरेगुलरिटी की, फिर भी हमने वो किया। इंटरनल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है ना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, हमें नॉलेज थी इरेगुलरिटी की डायरेक्टर्स को फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर भी किया। तो उस केस में जो है उस कंपनी को जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नेग्लिजेंस कि हमने केयरलेसनेस दिखाई। फोर्जरी क्या होता है, फोर्जरी होता है फ्रॉड, ठीक है। एंड एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपैरेंट अथॉरिटी, मतलब ऑथराइज्ड अथॉरिटी देखी नहीं और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे ये लास्ट 2 केस हैं, फोर्जरी एंड एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपैरेंट अथॉरिटी, इन दोनों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास एक केस स्टडी आती है, एंड वो केस स्टडी है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी, एंड दिस वाज लॉन्ग बैक 1942 केस स्टडी, राइट गाइज। तो अभी देखो
इस केस में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस केस में हमें पता चलेगा फोर्जरी का एंड एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अपारेंट अथॉरिटी वाली बात का, जिसको हम इनसे रिलेट कर सकते हैं। सो जो ये अनंत बिहारी लाल था ना, ये अकाउंटेंट था दिनशो एंड कंपनी वाली कंपनी का। ही वॉज एन अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी। सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस लॉ, दिस अनंत बिहारी लाल एन अकाउंटेंट, क्या किया इसने, ही सोल्ड द लैंड ऑफ द कंपनी टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर केम टू बाय द लैंड ऑफ द कंपनी and this Anand Bihari Lal, an accountant, sold the land of the company to an outsider, बिना शेयर होल्डर से पूछे, बिना डायरेक्टर से पूछे, कुछ भी नहीं किया, और इसने जो है ना अपनी कंपनी की लैंड बेच दी। आनंद बिहारी लाल अकाउंटेंट था, ठीक है, ही सोल्ड द लैंड ऑफ द कंपनी टू एन आउटसाइडर, ठीक है। तो अभी इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो लग सकता है, नहीं लग सकता, बिकॉज आउटसाइडर को इस केस में प्रोटेक्ट, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स के, है ना, इसीलिए इसको पॉजिटिव डॉक्ट्रिन बोला जाता है। लेकिन अभी ये वाला जो है ना, इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लग सकता, इसीलिए तो ये एक एक्सेप्शन है। क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज एक आउटसाइडर अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अपनी कंपनी की लैंड हमें बेच दो, दैट अपनी कंपनी की लैंड जा रही है आउटसाइडर के पास, और किसके थ्रू, अकाउंटेंट के थ्रू। आउटसाइडर को इतना तो पता ही है दैट एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती है, एक अपारेंट अथॉरिटी होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। ये या तो शेयर होल्डर्स का मामला है या तो ये डायरेक्टर्स का मामला है। आउटसाइडर को इतना तो पता ही है, इसीलिए इस केस में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, और इसीलिए ये क्या है, दिस इज एन एक्ट विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अपारेंट अथॉरिटी। एंड जो इस केस में है, हम आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आउटसाइडर को खुद भी पता होना चाहिए था कि मैं गलत इंसान के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस केस में ना हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। अगर तो लैंड का पैसा, ठीक है ना, अगर तो लैंड का पैसा आउटसाइडर ने, अगर तो लैंड का पैसा अकाउंटेंट को दे दिया था, तो अभी पता चलने पर, नल एंड वॉइड होने पर अकाउंटेंट से वो जो है रिकवर कर लेगा, ठीक है ना। एंड अगर आउटसाइडर का पैसा अकाउंटेंट ने उठा कर ना कंपनी के अकाउंट में डाल दिया, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, तो हमें पता ही है ना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है तो क्या होता है, रेस्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन अकर्स, आने वाली वीडियोस में सभी के मीनिंग बताऊंगी, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। रेस्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, कि हम जो भी बेनिफिट्स हमें मिले थे हम उनको सरेंडर कर देते होते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के अकाउंट में अगर चला गया था पैसा, तो कंपनी क्या करेगी, आउटसाइडर को उसका वो पैसा दे देगी। तो इसमें ये वाले दो केस हो सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा केस स्टडी अनंत बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी वाला, विच इज़, क्योंकि इसमें देखो ना, एक तो अपारेंट अथॉरिटी वाला पॉइंट आ गया और एक फोर्जरी, एक किस्म की फ्रॉड ही हुई है ना, तो ये वाला पॉइंट भी आ गया। कंपनी के साथ भी धोखा ही हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी एंड नेग्लिजेंस के बारे में। इन दोनों से रिलेटेड अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। जो नीचे वाला सेक्शन आएगा, अभी तो ये है जस्ट, अभी ये वाली जो केस स्टडी है मैंने आपको बताई, एक तो ये रिलेटेड है विद द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, और एक ये रिलेटेड है विद नेग्लिजेंस, उससे ये वाली केस स्टडी आई थी, राइट। सो दिस वाज हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड लॉन्ग बैक 1888 का केस स्टडी है। इस केस स्टडी में क्या हुआ था, दैट कंपनी टुक अ लोन नॉट फ्रॉम द आउटसाइडर, नॉट फ्रॉम द बैंक, बट फ्रॉम द डायरेक्टर। अपने डायरेक्टर से ही कंपनी क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। ये वाली कंपनी जो है ना, अपने डायरेक्टर से ही क्या ले लेती है, लोन ले लेती है, बाय इशूइंग हिम द डिबेंचर्स। क्या करती है ये कंपनी, अपने ही डायरेक्टर से लोन इन कर लेती है, क्या करके, उसको डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है, उसको डिबेंचर्स इशू करके। तो हमें तो पता ही है ये काम कंपनी तो कर नहीं सकती, ठीक है ना।
हालांकि कंपनी जो एक सेपरेट एंटिटी है, मेंबर्स एंड कंपनी आर डिफरेंट, राइट। एंड जो भी काम है, जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो कंपनी की सारी कौन कर रहा होता है? डायरेक्टर ही कर रहा होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ने क्या की, चालाकी की कंपनी के थ्रू, कि कंपनी को लोन बैंक और आउटसाइडर से नहीं लिया। क्या किया डायरेक्टर हिमसेल्फ नहीं, डायरेक्टर ने खुद ने ही लोन दे दिया कंपनी को, एंड डिबेंचर्स जो है ना, उसके बदले में डिबेंचर्स ले लिए कंपनी से, एंड कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। तो अभी जो डायरेक्टर था, कंपनी ने देखा, जब मतलब कोर्ट में गया केस सब कुछ हुआ, तो कंपनी ने देखा कि हाँ, अभी डायरेक्टर्स ने अगर डिबेंचर्स इशू करके लोन ले लिए थे, तो अभी डायरेक्टर ने डिबेंचर्स ले लिए, डायरेक्टर ने लोन जो है दे दिया, ठीक है। अभी कंपनी नहीं बोलेगी कि मैं तेरे को, जब तेरे डिबेंचर्स जो है मैच्योर हो जाएंगे, मैं तेरे को अमाउंट दूंगी। अभी जब इसके डिबेंचर्स मैच्योरिटी आएगी, है ना, रिडेम्पशन करनी पड़ेगी, तो कंपनी को इसको अमाउंट भी तो रीपे करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी नहीं करेगी, बिकॉज एक प्रोविजन होती है। प्रोविजन क्या होती है? डायरेक्टर ने इस केस में क्या किया था, उसने एक लिमिट के बियॉन्ड में जो है ये वाले डिबेंचर्स इशू करवा लिए थे, ठीक है। जो कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन था ना, उसमें डायरेक्टर को एम्पावर किया गया था कि वो 1000 पाउंड तक जो है करवा सकता है, 1000 पाउंड तक जो है बोरिंग हो सकती है, 1000 पाउंड तक, ठीक है। एंड डायरेक्टर को पता थी ये बात कि जो कंपनी है ना, वो 1000 पाउंड तक जो है बोरिंग कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर ने जो खुद लोन दे दिया एंड डिबेंचर्स इशू कर लिए, वो उसने ज़्यादा अमाउंट के कर लिए। सो इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है? सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? दैट इफ प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज्ड बोरिंग, प्रेजेंट बोरिंग क्या होती है? जो कि कंपनी के एट प्रेजेंट कंपनी की बोरिंग है पड़ी उसकी बैलेंस शीट में, ठीक है ना। प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज्ड बोरिंग क्या होती है? जो उसने आने वाले टाइम में फ्यूचर बोरिंग करनी है कंपनी ने, आर गोइंग टू एक्सीड। अगर प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज्ड बोरिंग का जो सम है वो ज़्यादा होने वाला है, किससे? पेड अप शेयर कैपिटल से, फ्री रिजर्व से, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, ये 3 चीज़ों से, ठीक है ना। देन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ना इन द जनरल मीटिंग, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बोल रहे हैं कि एक लिमिट से ऊपर अगर कंपनी ने बोरिंग करनी है ना, तो मालिक लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। एक लिमिट से ऊपर अगर हमने बोरिंग करनी है तो मालिक लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी क्या बोलता है कि अगर प्रेजेंट बोरिंग जो एट प्रेजेंट है एंड जो प्रपोज्ड बोरिंग है जो कि हमने फ्यूचर के टाइम में करनी है, ठीक है ना, अगर वो एक्सीड होने वाली है किससे? पेड अप शेयर कैपिटल से, PUSC, फ्री रिजर्व से हमारे, एंड SPR से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, देन हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है इन दी जनरल मीटिंग। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कि हमें 75% जो वोट्स होती हैं ना, वो हमें इन फेवर में चाहिए होती हैं, ठीक है। 75% जो वोट्स होती हैं ना, वो हमें फेवर में चाहिए होती हैं स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करवाने के लिए, ठीक है ना। मतलब जो हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कि जनरल मीटिंग में जो हमारी वोट्स इन फेवर होती हैं ना, वो 3 टाइम्स होनी चाहिए वोट्स अगेंस्ट से। जो हमारी वोट्स इन फेवर होती है ना, वो 3 टाइम्स होनी चाहिए वोट्स अगेंस्ट से। सिंपल में एसआर का मतलब है 75% वोट्स हमें फेवर में चाहिए होती हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको इन सब के मीनिंग में पता चल जाएंगे, पूरी इलेबोरेट करके बताऊंगी, ये तो मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, साथ में। तो ये होता है, और इन्होंने जो है डायरेक्टर्स ने तो ऐसा कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग जो है पास किया ही नहीं था, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड बोल दिया गया इस केस को, ठीक है ना। एंड कंपनी जो है अभी लायबल नहीं है डिबेंचर्स की मैच्योरिटी के वक्त डायरेक्टर्स को पैसा देने के लिए, कंपनी जो है लायबल नहीं होगी, ठीक है। एंड डायरेक्टर्स जो है ना, वो कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमें पैसा चाहिए या कुछ ना, डायरेक्टर्स कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमको पैसा चाहिए।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ किया है। हमने इस वीडियो में सबसे पहले हमने रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस चरकुआंड वाला केस किया। देन हमने किया है हॉवर्ड वाला केस, जो कि ये वाला है। एंड देन हमने किया है आनंद बिहारी लाल वाला भी केस हमने किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 केस लॉस कर लिए हैं, और उसके अलावा मैंने 2 डॉक्ट्राइन्स को भी फिर से आपको रिवीजन करवा दिया है। राइट, अगर आपको कोई भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हो मेरे को, मैं आपको उनको रिजॉल्व करके बता दूंगी। And if you like this video, then please subscribe my channel and share it as much as you can.